गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मैं सोनू। आप देख रहे हैं मस्ती एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम किसके बारे में देखेंगे? सेंस ऑर्गन, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। देखिए आपका जो है कि ग्लैंड का चैप्टर समाप्त हो चुका है, जिसमें हमने 3 टाइप का ग्लैंड बताया था, एक्सोक्राइन ग्लैंड और जो है कि एंडोक्राइन ग्लैंड, उसके बाद मिक्स्ड ग्लैंड। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंस ऑर्गन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रिय। देखिए लोग समझते हैं कि सेंस ऑर्गन का मतलब होता है, जैसे कि ज्ञानेंद्रिय हमने बताया, सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन। देखिए इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रिय। देखिए सेंस ऑर्गन, तो सेंस का मतलब लोग समझते हैं ना कि सिर्फ दिमाग से, जैसे किसी चीज के बारे में अगर समझना है, किसी चीज के बारे में अगर दो लोग किसी चीज के बारे में बात कर रहा है और तीसरा जो है कि उसके बारे में यदि वो समझ जाता है कि वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है, तो लोग उसी को समझते हैं कि वही एक सेंस ऑर्गन है। नहीं, वही सेंस ऑर्गन नहीं है। सेंस ऑर्गन जो है ना कि आपका 5 टाइप को हम बताएंगे सेंस ऑर्गन, और एक छठवां भी होता है जिसको हम सिक्स्थ सेंस कहते हैं। छठवां को क्या कहते हैं? सिक्स्थ सेंस कहते हैं। जैसे देखिए कि किसी चीज के बारे में समझ जाना क्या कहलाता है? वही आपका सिक्स्थ सेंस कहलाता है। जैसे देखिए कि मान लीजिए कि हम कोई दुकान में जाते हैं, जैसे समोसा लेने के लिए गए, तो समोसा को पता करना है कि वो ठंडा है या गर्म, तो हम क्या करते हैं कि हम अपने हाथ को उल्टा करते हैं और उस पर छू करके देखते हैं, वो टच करते हैं तो महसूस होता है कि गर्म। अगर गर्म रहता है, अगर हमको गर्म लगता है तो हम कहते हैं कि गर्म है। यानी कि सबसे पहले हमारा जो स्किन, ये त्वचा था, ये जो त्वचा यानी कि हाथ से हमने छुआ तो हमारा हाथ का स्किन टच हुआ, यानी कि त्वचा टच हुआ, तो हम कहेंगे कि हमारा जो पहला जो है, पहला हमारा स्किन होगा, पहला जो सेंस ऑर्गन होगा वो स्किन होगा। हमने समोसा को छू करके देखा तो हमको कैसा महसूस हुआ कि ठंडा था तो ठंडा और गर्म था तो गर्म। तो हमने किसके वजह से बताया? स्किन। तो स्किन हमारा क्या हो जाएगा? सेंस ऑर्गन। स्किन हमारा सेंस ऑर्गन। अब देखिए, अब हम उस होटल में गए तो सबसे पहले हमने देखा कि वहां समोसा है या लिट्टी है, हमको लेना क्या है? समोसा। तो इसीलिए हमने समोसा को टच किया था, तो हमारा स्किन बताया कि वह गर्म है। लेकिन हमने क्या चूज किया? तो किससे देखा कि वह समोसा है? आंख से। तो हमारा आंख भी आ जाएगा किसमें? आपका आंख। यानी आप कहेंगे कि सर आई भी जो होगा वो भी हमारा सेंस ऑर्गन होगा। आई भी क्या होगा? सेंस ऑर्गन होगा। अब देखिए हमने छू करके देखा, इससे पहले हमने उस दुकानदार से पूछा था कि ये समोसा गर्म है या ठंडा है, तो उस दुकानदार ने कहा कि ये समोसा गर्म है। तो देखिए कि गर्म है तो हम किस चीज से सुने? तो कान से सुने। तो आप बताइए कि हम कान से सुने तो हमारा एयर, हम कहेंगे कि सर एयर यानी कि कान जो है ना, ये भी हमारा सेंस ऑर्गन है। तो देखिए कि कई तरीके से सेंस ऑर्गन हो रहा है। अब बताइए कि जब हम उस समोसा को रूम पर लेकर के आते हैं और उसको जब हम खाते हैं तो हमारा जीभ जो है उसके स्वाद को बताता है कि यह समोसा अच्छा है या खराब है, बासी है या ताजा है। तो आप कह सकते हैं कि सर 4 नंबर में हमारा टंग यानी कि जीभ हो जाएगा। 4 नंबर में हमारा कौन हो जाएगा? जीभ। यानी आप कहेंगे कि हमारा जीभ जो है ना, ये भी सेंस ऑर्गन है। जीभ क्या है? ये भी सेंस ऑर्गन है। तो आप बताइए कितने आपने सेंस ऑर्गन देखा? स्किन, आई, एयर, टंग। आप बताइए कि और कौन सा सेंस ऑर्गन हो सकता है? आप बताइए कि अगर इस समोसे के बारे में सबसे पहले बताइए कि खाने से पहले इसको हम सूंघ करके देखते हैं कि क्या ये खट्टा है या मीठा है या तीता है। तो हम किसी चीज को सूंघते हैं तो हम सूंघ करके बताते हैं। तो आप बताइए, आप कहेंगे कि 5 नंबर यानी कि नोज जो होगा हमारा, ये भी सेंस ऑर्गन होगा। नोज भी क्या होगा? सेंस ऑर्गन होगा। तो देखिए मेनली 5 टाइप यही आपको सेंस ऑर्गन में पढ़ना है। और एक हमने कहा कि सिक्स्थ सेंस, जिसको हम छठवां क्या कहते हैं? सेंस ऑर्गन यानी ज्ञानेंद्रिय। तो आप सबसे पहले समझिए कि ज्ञानेंद्रिय मतलब क्या होता है, यानी कि सेंस ऑर्गन। देखिए किसी चीज के बारे में समझ जाना, यानी कि ज्ञानेंद्रिय यानी ये जो सेंस ऑर्गन है ना, ये बाहरी वातावरण को बताता है। किसको बताता है? बाहरी वातावरण। यानी बाहर में ठंडा है, किसको बता रहा है? सेंस ऑर्गन बता रहा है। ऐसे तो हम ब्रेन में आपको पढ़ा चुके हैं कि थैलेमस जो होता है ये बाहरी वातावरण को बताता है, और हाइपोथैलेमस जो होता है ना, ये हमारे शरीर के आंतरिक अंगों को बताता है कि हमारे शरीर के अंदर टेम्परेचर कितना है, हमको भूख लगा हुआ है, प्यास लगा हुआ है, नींद आ रहा है, प्रेम हो रहा है, घृणा हो रहा है, किसी से गुस्सा आ रहा है, नींद आ रहा है। तो इसके बारे में हमारा हाइपोथैलेमस बताता है। लेकिन बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है, यदि हम ब्रेन में आपको बता चुके हैं, थैलेमस होता है। और ऐसे आपको सेंस ऑर्गन जो होता है मेनली 5 टाइप का पढ़ना है। एक है स्किन, एक क्या है? स्किन, जिसको हम क्या कहते हैं? त्वचा। तो देखिए आज जो है ना, आज हम आपको 3 सेंस बताएंगे। 3 यानी आपको स्किन बताएंगे, उसके बाद आपको टंग यानी कि जीभ बताने वाले हैं,
किसके बारे में बताएंगे, जीभ बताने वाले हैं। उसके बाद हम आपको नोज बताएंगे, क्या बताएंगे, नाक के बारे में बताएंगे। तो यही मेनली 3 आज पढ़ेंगे और जो है कि 2 कल पढ़ेंगे, यानी आई और किसके बारे में, एयर के बारे में। आई और एयर के बारे में हम कल पढ़ेंगे, नहीं तो आई और नोज के बारे में कल पढ़ेंगे। आज आपको हम लगातार ये बता देते हैं किसके बारे में, स्किन और एयर, एयर यानी कान, और तीसरा आपका टंग यानी कि जीभ के बारे में बता देते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालेंगे त्वचा, जिसको हम क्या कहते हैं, स्किन कहते हैं। ज्यादा इसमें कोई चीज नहीं पढ़ना है। देखिए आई जो है ना, इसमें आपको 3 कैटेगरी, आई में जो है ना कि बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना है, इसीलिए हम आई को हम कल के क्लास में बताएंगे। आज हम लोग देखेंगे स्किन देखेंगे, उसके बाद एयर यानी कान देखेंगे, और उसके बाद टंग यानी कि जीभ देखेंगे। तो चलिए हेडिंग डालिएगा सबसे पहले। चलिए इसको मिटा दूं, इसको मिटा करके हम हेडिंग डाल देते हैं त्वचा। क्या डालेंगे, त्वचा डाल लीजिए हेडिंग। नंबर 1 त्वचा, स्किन। क्या है, स्किन कहते हैं इसको, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्किन। देखिए आपसे सवाल कैसे कैसे पूछेगा ये देखिएगा। सवाल पूछता है कि हमारा शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो देखिए कि त्वचा जो है ना, ये त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग कौन हो जाएगा, स्किन। तो स्किन जो है ना यानी कि त्वचा, आपसे सवाल पूछेगा कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो वो आपका त्वचा। लेकिन सवाल जब ये पूछे कि शरीर में सबसे बड़ा अंग, जैसे देखिए हम जब हम पर्वत आपको पढ़ा रहे थे तब हम बताए थे कि सबसे बड़ा पर्वत, सबसे अगर पूछा जाएगा, ये सवाल कैसे पूछेगा कि भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी, भारत की सबसे ऊंचे, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है ये पूछेगा। फिर पूछेगा कि भारत में सर्वोच्च चोटी, तो देखिए अगर भारत की पूछता है तो हम कहेंगे कि केटू गार्डविन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर कितना है, 8611 मीटर है। लेकिन जब सवाल ये पूछता है कि भारत में सर्वोच्च चोटी, तो देखिए कि में का मतलब है क्या हो रहा है कि भारत में उसकी सर्वोच्च चोटी है, लेकिन वो भारत का नहीं है, उसका जो बेस जो होगा ना वो कहीं दूसरे जगह होगा, लेकिन उसकी ऊंचाई जो है ना वो भारत में है। इसीलिए बोला जाता है कि भारत की सर्वोच्च चोटी और भारत में सर्वोच्च चोटी, दोनों में डिफरेंस है। यानी आपको याद रखना है कि की और में दोनों में क्या है, डिफरेंस होता है। की और में दोनों में क्या है, अलग अलग डिफरेंस होता है। ना कि अगर पूछेगा आपके कि शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो आप कहेंगे कि हमारा स्किन है, त्वचा है। आप देख रहे हैं कि जहां भी देख रहे हैं शरीर में हर जगह त्वचा ही त्वचा है, हर जगह क्या है, त्वचा ही त्वचा है। तो हम कहेंगे कि हमारा शरीर का सबसे बड़ा अंग हमारा त्वचा है, यानी कि स्किन है। लेकिन जब सवाल ये पूछे कि शरीर में सबसे बड़ा अंग, तो आपका लीवर होता है। शरीर में सबसे बड़ा अंग जब पूछेगा तो लीवर, ध्यान से लिख लेंगे, नोट करके लिखेंगे कि शरीर में सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग कौन सा होगा, लीवर होगा। क्या होगा, लीवर। तो यह आपको नोट करके लिख लेंगे कि शरीर में सबसे बड़ा अंग लीवर, जिसको हम यकृत कहते हैं, इसी को उर्दू में जिगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिगर। जैसे लोग कहते हैं कि मेरा जिगर का टुकड़ा है, मेरा जिगर का टुकड़ा है। ये देखिए कि शरीर का सबसे बड़ा अंग का नाम उन्होंने लिया है, लेकिन आपको ये पता नहीं चलता है कि वो किस चीज का नाम ले रहा है। तो देखिए आप नोट को याद रखेंगे अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है कि शरीर में सबसे बड़ा अंग आपका लीवर कहलाता है, लेकिन शरीर का सबसे बड़ा अंग आपका कौन सा कहलाता है, स्किन यानी कि त्वचा कहलाता है। क्या कहलाता है, त्वचा कहलाता है। देखिए त्वचा जो होता है ना, ये मेनली 7 टाइप का होता है, और इसका जीवन काल जो होता है, इसका जीवन काल 4 सप्ताह। कितना, 4 सप्ताह होता है। आप कहेंगे कि ये तो सप्ताह में, तो यदि आप इसको दिन में कहेंगे तो 28 दिन। कितना होता है, 28 दिन। जिस तरीके से आप देखे थे ब्लड जब हम बताए थे तो आपको हम 2 कैटेगरी बताए थे, एक प्लाज्मा, एक हमने आरबीसी बताया था। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन। कितना दिन होता है, 120 दिन होता है। तो उसी टाइप से देखिए कि हमारा जो स्किन यानी कि त्वचा है हमारे शरीर के ऊपर का, ये 28 दिन में क्या करता है, रीग्रो करता है, ये चेंज होते रहता है 28 दिन में। जैसे देखिए कि ब्लड जो आरबीसी का होता है 120 दिन के बाद वो मर जाता है, फिर से दूसरा उसी में क्या होता है कि दूसरा ब्लड जनरेट होने लगता है। तो देखिए कि यहाँ जो आप देख रहे हैं त्वचा यानी कि स्किन, ये 28 दिन के बाद क्या होता है, चेंज होता है। ये 28 दिन के बाद ये हमारा त्वचा मर जाता है। यानी कि ये जो आप ऊपर वाला त्वचा देख रहे हैं ये 28 दिन के बाद क्या होता है, मर जाता है। 28 दिन के बाद मर जाता है। तो देखिए त्वचा के भी 7 लेयर, इसका कितने लेयर होता है, 7 लेयर। और ये जो होता है ना, इसका जो ये मोटाई होता है, त्वचा की जो
मोटाई होता है वो 0.5 से, त्वचा की जो मोटाई होती है ना वो 0.5 mm से 2 mm तक होता है। कितना होता है ये आपको याद रखना है, मोटाई। त्वचा की जो मोटाई होती है, मैं यहां पर लिख देता हूं, मोटाई क्या है, तो त्वचा की मोटाई होती है वो 0.5 mm से 0.5 mm से 2 mm होता है। कितना होता है, 0.5 mm से 2 mm आपका त्वचा का जो मोटाई होता है वो 0.5 mm से 2 mm होता है। देखिए त्वचा जो है ना, त्वचा जो होता है कि दो कैटेगरी आपको जो है कि मेनली हम दो टाइप का बताएंगे। एक होता है कि सबसे बाहरी वाला भाग और एक होता है आंतरिक भाग। तो देखिएगा कि बाहरी भाग देखिए त्वचा के बाहरी भाग को एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। लेकिन त्वचा का जो आंतरिक भाग होता है ना, आंतरिक भाग, तो आंतरिक भाग को हम क्या कहते हैं, डर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं, डर्मिस। ये आपको याद रखना है। तो त्वचा के आंतरिक भाग को डर्मिस और त्वचा के बाहरी भाग को एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। तो देखिए यदि हम डर्मिस में ई लगा देते हैं तो वो बाहर हो जाता है। अगर हम डर्मिस में ई लगा देते हैं तो वो बाहर हो जाता है। जैसे देखिए कि डर्मी में हम कूल लगा देते हैं तो वो डर्मी कूल हो जाता है। उसी तरीके से आप याद रखिए कि यदि हम डर्मिस में ई लगा देते हैं तो एपी लगा देते हैं तो वही हमारा एपिडर्मिस हो जाता है, यानी कि बाहर आ जाता है। यानी हम कहेंगे कि त्वचा का बाहरी भाग एपिडर्मिस कहलाता है और त्वचा का आंतरिक भाग जो होता है वो डर्मिस कहलाता है। देखिए ये जो आपका एपिडर्मिस होता है ना, इसमें ब्लड नहीं पाया जाता है। एपिडर्मिस में ब्लड नहीं पाया जाता है, इसलिए आप देखते होंगे कि कभी कभी आपका हाथ अगर ऊपर से कट जाता होगा या हल्का दम क्या जैसे छिला जाता है, जैसे आप क्या होता है कि रगड़ा जाते हैं। क्या होता है, रगड़ा। जब घर्षण होता है यदि रगड़ा जाता है या ऊपर से हल्का थोड़ा बहुत कटता है तो आप देखते होंगे कि व्हाइट व्हाइट दिखता है। दिखता है कि नहीं, तो व्हाइट व्हाइट दिखता है, यानी आप कहेंगे कि उसमें ब्लड नहीं पाया जाता है। जैसे देखिए कि बचपन में हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पर रगड़ते थे, जैसे बोला जाता था कि 120 बार रगड़ने से जादू होगा। 120 बार रगड़ने से क्या होता था कि हमारा जो एपिडर्मिस परत था वो उड़ जाता है और एपिडर्मिस उड़ने के बाद हमारा कौन सा परत आ जाता है, डर्मिस, और डर्मिस में ब्लड पाया जाता है। डर्मिस में ब्लड होगा कि नहीं होगा, तो ब्लड होता है, डर्मिस में ब्लड होता है। तो आपको याद रखना है कि त्वचा का बाहरी भाग एपिडर्मिस कहलाता है और त्वचा का आंतरिक भाग जो है कि डर्मिस कहलाता है। देखिए ऐसा नहीं कि त्वचा का 2 ही कैटेगरी, नहीं, त्वचा का 7 लेयर होता है। त्वचा का कितना लेयर, इसका 7 लेयर होता है। कितना लेयर होता है, 7 लेयर होता है। तो स्किन का, आपका शरीर का यानी बॉडी का आपका जो स्किन है वो स्किन का कितना लेयर होता है, 7 लेयर होता है। जबकि 7 लेयर में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि 7 से सवाल नहीं पूछता है। आपको मेनली यही 2 टाइप से सवाल पूछता है। आपका जो सबसे त्वचा का बाहरी भाग जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, इसमें ब्लड नहीं पाया जाता है, और त्वचा का आंतरिक भाग ये डर्मिस कहलाता है, इसमें ब्लड पाया जाता है, इसमें ब्लड पाया जाता है। अब देखिए एक बात आपको याद रखना है कि आप देखते होंगे कि ये क्या है, त्वचा है यानी कि चमड़ा ही है ना। तो देखिए कि चमड़ा, आपका सोचते होंगे कि चमड़ा जो होता है, जैसे चमड़ा का पर्स बनता है, चमड़ा का बेल्ट बनता है। क्या बनता है, चमड़ा का पर्स, चमड़ा का बेल्ट, चमड़ा का बैग, चमड़ा का जैकेट, ये सब किसका बनता है। तो आप कहेंगे कि सर ये एपिडर्मिस का बनता है या डर्मिस का बनता है। तो देखिए ये जो चमड़ा का जो बेल्ट, चमड़ा का पर्स, चमड़ा का जैकेट, चमड़ा का जो बैग होता है ना, ये आपका ये डर्मिस का बनता है। किसका बनता है, डर्मिस। यानी हम कहेंगे कि हमारा आंतरिक भाग जो होता है त्वचा का जो आंतरिक भाग होता है जिसको हम डर्मिस कहते हैं, उसी का हमारा कौन सा बना होता है, बेल्ट। आप कहेंगे कि बेल्ट बना होता है, बेल्ट। आप कहेंगे कि पर्स बना होता है, पर्स। आप कहेंगे कि बेल्ट हो गया, पर्स हो गया। आप कहेंगे कि चमड़ा का जैकेट हो गया, क्या हो गया, चमड़ा का जैकेट। यानी आपसे अगर सवाल पूछेगा कि चमड़ा उद्योग में स्किन का कौन सा भाग का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो आपका हो जाएगा आंतरिक भाग यानी कि डर्मिस। आंतरिक भाग यानी कि डर्मिस। आपको याद रहेगा तब ना कि आंतरिक भाग डर्मिस कहलाता है, तभी तो आप मारेंगे। तो आपसे सवाल पूछेगा कि चमड़ा उद्योग में यानी कि चमड़े के कारखाने में, चमड़ा उद्योग में जो है ना कि त्वचा के किस भाग का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 एपिडर्मिस, ऑप्शन नंबर 2 डर्मिस, ऑप्शन नंबर 3 एपी दोनों, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी। तो आप क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर बी यानी कि डर्मिस। तो डर्मिस जो होता है ना, ये हमारे त्वचा के अंदर का आंतरिक भाग होता है और इसी का बेल्ट बनाया जाता है, इसी का पर्स बनता है, इसी का जैकेट बनता है और इसी का क्या बनता है, बैग बनता है। इसी का क्या बनता है, बैग बनता है। देखिए सवाल जब ये पैदा होता है, देखिए ये जो आप देख रहे हैं एपिडर्मिस, ये क्या है, एपिडर्मिस
एपिडर्मिस और दूसरा आप देख रहे हैं डर्मिस। दूसरा क्या देख रहे हैं? डर्मिस। तो आपको ध्यान से याद रखना है कि आपका ये जो डर्मिस है, आपका जो डर्मिस है ना, आपको याद रखना है डर्मिस में क्या याद रखना है कि कभी कभी आप देखते होंगे कि लोग काले क्यों होते हैं, बाल काला क्यों होता है। आप कहेंगे कि नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, आइए बताते हैं। तो देखिए हमारा जो बाल होता है वो काला मेलानिन के कारण होता है। किसके कारण? मेलानिन के कारण। किसके कारण होता है? आप याद रखेंगे कि बालों का काला रंग मेलानिन के कारण, त्वचा का काला रंग मेलानिन के कारण। यानी कि जितने भी लोग दुनिया में काले होंगे, क्या होंगे? काले। तो काले लोगों में कौन सा पाया जाएगा? मेलानिन। क्या पाया जाता है? मेलानिन पाया जाता है। बाल काला होता है मेलानिन के कारण, बाल काला मेलानिन के कारण। लेकिन बाल में प्रोटीन कौन सा होता है? केराटिन प्रोटीन। हम बता चुके हैं कि अंडा में एल्बुमिन प्रोटीन होता है, जबकि बाल में केराटिन प्रोटीन होता है। अंडा खाते हैं तो पच जाता है, बाल खाते हैं तो नहीं पचते, क्योंकि बाल में केराटिन प्रोटीन और केराटिन को पचाने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारे बॉडी के पास नहीं है, इसलिए हम पचा नहीं पाते हैं। तो देखिए आप कहेंगे कि सर नाखून भी नहीं पचेगा। हाँ, नाखून भी नहीं पचेगा। क्यों? क्योंकि नाखून में भी क्या प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन प्रोटीन। नाखून में भी केराटिन प्रोटीन। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि मेलानिन के कारण जो होता है कि बालों का रंग काला होता है, मेलानिन के कारण हमारा बॉडी का रंग काला होता है, और जिसका रंग काला होता है, अल्ट्रावायलेट जो किरण आती है सूर्य के प्रकाश से, जिसको हम यूवी किरण कहते हैं, तो अल्ट्रावायलेट किरण जो है ना कि यह मेलानिन जो है कि बचाता है। मेलानिन हमारा शरीर को बचाता है, किससे? अल्ट्रावायलेट रे से रोकता है, अल्ट्रावायलेट रे से रोकता है। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि बाहरी भाग क्या कहलाता है, आंतरिक भाग क्या कहलाता है। बाहरी भाग में जो होता है कि इसमें ब्लड नहीं पाया जाता है, आंतरिक भाग में ब्लड पाया जाता है। देखिए सवाल आपसे पूछेगा कि एपिडर्मिस जो होता है ना, ये दो टाइप का, इसकी संख्या 2 होती है। एपिडर्मिस की संख्या 2 होती है, जबकि आपको याद रखना है कि डर्मिस जो है ना, इसकी संख्या 5 होती है। डर्मिस की संख्या 5 होती है, क्योंकि ये आंतरिक भाग होता है। आप कहेंगे कि सर मसल्स कब आता है? तो देखिए कि सबसे पहले आपका आता है आप यहाँ पर आप फिगर देखिए, आप यहाँ पर जो है ना कि आप फिगर देखिए, आपको फिगर में दिख रहा होगा कि सबसे ऊपरी भाग जो है ना, सबसे ऊपरी भाग, हम सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। उसके बाद देखिए डर्मिस, उसके बाद क्या आता है? डर्मिस, और डर्मिस के बाद उसके बाद आता है, और सबसे तीसरा यानी कि चौथा नंबर पे आपका मसल्स आता है। चौथा नंबर पे क्या आता है? मसल्स आता है। यानी कि आपका इसी में आप कह सकते हैं कि आप कहेंगे कि सर पसीना जो निकलता है हमारा स्किन से, आप कहेंगे कि सर जो तेलीय पदार्थ जो आप कहते हैं कि सीबम निकलता है, क्या निकलता है? सीबम। जब हम ग्लैंड बता रहे थे तब हम आपको बताए थे। तो आपको याद रखना है कि देखिए हमारा जो पसीना निकलता है ना, वो सेबेकस ग्लैंड से। किससे निकलता है? सेबेकस ग्लैंड से। स्वेट ग्लैंड। क्या निकलता है? स्वेट ग्लैंड से हमारा पसीना निकलता है। स्वेट ग्लैंड से क्या निकलता है? पसीना निकलता है, जिसको हम हिंदी में श्वेत ग्रंथि कहते हैं। तो आपको याद रखना है, इसको मिटाऊं, इसको मिटा करके अब हम लिखते हैं कुछ और, नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए देखिए डर्मिस में ही मैं बता रहा हूं कि स्वेट ग्लैंड से क्या होता है। देखिए स्वेट ग्लैंड क्या है? स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड जो होता है ना, जिसको हम श्वेत ग्रंथि कहते हैं, तो स्वेट ग्लैंड से क्या निकलता है? पसीना निकलता है। किसका स्त्राव होता है? पसीना। तो देखिए ये हम आपको उत्सर्जन में बता चुके हैं, ये हम किसमें? उत्सर्जन में बता चुके हैं कि स्वेट ग्लैंड से क्या निकलता है? पसीना का उत्सर्जन होता है। क्या होता है? पसीना का उत्सर्जन होता है। लेकिन सेबेकस ग्लैंड क्या होता है? सेबेकस ग्लैंड, सेबेकस ग्लैंड जो होता है ना, सेबेकस ग्लैंड, जिससे इसका सीबम का निर्माण होता है। इससे क्या होता है? सीबम का स्त्राव होता है। आप कहेंगे कि ये सीबम क्या होता है? देखिए हम बता चुके हैं कि सीबम क्या होता है, ग्लैंड में ही बताए हैं। सीबम जो होता है ना, यह एक तैलीय पदार्थ होता है। क्या होता है? मैं इधर ब्रैकेट में लिख देता हूं, तैलीय पदार्थ। क्या है? तैलीय पदार्थ। यानी कि ये तेल तेल होता है। जैसे आप रात में सो करके सुबह में जगते हैं तो आप नाक पर देखेंगे तैलीय पदार्थ। आप कहेंगे कि दिन में ये क्यों नहीं होता है? दिन में भी होता है, लेकिन आप क्या करते हैं कि कभी मुंह धो लेते हैं, कभी आपका पसीना आता है तो मुंह पोंछ लेते हैं, जिसकी वजह से ये आपका तैलीय पदार्थ नष्ट हो जाता है। अगर आप मुंह को पोंछना बंद कर देंगे, मुंह धोना बंद कर देंगे, तो आप दिन में भी देख सकते हैं सीबम। और देखिए यही एक खास बात आपको याद रखना है कि सीबम जो होता है ना, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो यही विटामिन डी का संश्लेषण करता है। यही क्या करता है? विटामिन डी। विटामिन डी। देखिए जब हम आपको न्यूट्रिशन बताएंगे तब हम उसमें आपको विटामिन के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए विटामिन डी किसका? विटामिन डी का संश्लेषण करता है। यानी जब आपके शरीर के अंदर से क्या निकलता है? सीबम निकलता है और सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है कि उस समय विटामिन डी का निर्माण होता है, विटामिन डी का संश्लेषण होता है। विटामिन डी का क्या होता है? संश्लेषण होता है। आई होप आप इसके बारे में समझे होंगे। यानी कि त्वचा से इतना ही सवाल आपसे पूछा जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब हम बढ़ते हैं किसकी ओर? अब हम देखते हैं कान की ओर, जिसको हम क्या कहते हैं? ईयर। चलिए इसको मिटा दूं, चलिए इसको मिटा देते हैं। नोट डाउन कर लिए होंगे।
चलिए अब हम क्या देखने वाले हैं, दूसरा हम देखेंगे एयर, जिसको हम क्या कहते हैं, कान। दूसरा हेडिंग डालेंगे एयर, क्या डालना है, एयर। चलिए सेकेंड नंबर ईयर, क्या कहते हैं, कान। देखिए एयर का, कान का मकसद क्या है, कान का मेन मतलब है, कान जो है ना कि ये हमारा सुनने, ये क्या करता है कि किसी चीज के बारे में सुनना है, यदि हम किसी चीज को सुन रहे हैं, जैसे आप अभी आप पढ़ रहे होंगे तो हमारी आवाजों को सुन रहे हैं, तो आप हमारी आवाज को सुन रहे हैं, किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कान का। तो कान हमारा क्या है, सेंस ऑर्गन, ये सुनने में मदद करता है। दूसरा ये बैलेंस बनाने का काम करता है। देखिए हम लोग में अभी ये बैलेंस नहीं बनाता है, लेकिन पहले, जब बहुत ही पहले अगर देखा जाएगा तो मानव का जो कान था ना वो बैलेंस बनाने का काम करता है। जैसे आप जानवरों को देखेंगे तो जानवरों का जो कान होता है ना वो बैलेंस बनाता है। जानवर जब डर जाता है तो वो अपना, जानवर जब दौड़ेगा या जानवर जब डर जाता है तो वो अपना कान को खड़ा कर लेता है, क्या करता है, खड़ा करता है, यानी वो कान खड़ा करके वो अपना बैलेंस बनाता है। आप देखते होंगे कि कोई कोई जानवर जो होता है ना वो पूंछ को भी खड़ा कर लेता है, क्या करता है, पूंछ को भी, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ये सबको यदि आप क्या करते हैं कि पीटते हैं, वो भागेगा तो अपना दोनों कान खड़ा कर लेगा और पूंछ भी खड़ा कर लेता है, क्यों, वो बैलेंस बनाने के लिए। लेकिन मानव में अभी जो कान देख रहे हैं ये अभी के समय में ये बैलेंस नहीं बनाता है। जैसे कोई चश्मा लगाता है तो वो कान पर ही रोकता है, जैसे कोई पढ़ाता है तो माइक लगाता है तो वो कान पर ही रोका जाता है। तो कान जो है ना, और हाँ महिला लोग क्या करते हैं कि कान का इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज को पहनना है, किसी चीज को पहनना है तो वो किसमें, लेबुला, आगे हम बताते हैं कि किसमें पहना जाता है, इसको बताते हैं। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं एयर, जिसको हम क्या कहते हैं, कान कहते हैं। तो कान का ये जो आप बाहरी भाग देख रहे हैं, कान का ये जो आप बाहरी भाग देख रहे हैं, पूरा ये जो बाहरी भाग देख रहे हैं ये कार्टिलेज का बना होता है। किसका बना होता है, तो कान का जो बाहरी भाग होता है ये कार्टिलेज का बना होता है। किसका बना होता है, कार्टिलेज। और कार्टिलेज मुलायम होता है, क्यों मुलायम क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो है ना कि कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है, इसमें कैल्शियम फास्फेट CaPO4 क्या पाया जाता है, CaPO4 ये पाया जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है, जिसके वजह से हमारा कान जो होता है ना ये कार्टिलेज का बना होता है, ये मुलायम होता है। सवाल आपसे पूछेगा कि हमारा कान जो होता है ना ये मुलायम क्यों होता है, ये मुड़ जाता है क्यों, क्योंकि इसकी जो हड्डी होती है ये, इसमें जो होता है ना कि कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है, इसमें केवल और केवल कार्टिलेज पाया जाता है, जो कि ये मुलायम होता है। क्या होता है, मुलायम। इसमें कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। देखिए इसके बारे में हम आपको कंकाल तंत्र, किसके बारे में, कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम में हम आपको बता चुके हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाकर के स्केलेटन सिस्टम को देख सकते हैं। तो देखिए आपको याद रखना है कि कान का जो बाहरी भाग जो देख रहे हैं इसको हम कहा जाता है कर्ण पल्लव, जिसको हम पिन्ना कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, कर्ण पल्लव, कर्ण पल्लव कहा जाता है, कर्ण पल्लव, जिसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, पिन्ना, क्या कहेंगे, पिन्ना। तो देखिए कि कान का जो बाहरी भाग आप देख रहे हैं, ये जो आप बाहरी भाग आपको दिख रहा है दो कान, ये क्या कहलाता है, कर्ण पल्लव। क्या कहलाता है, कर्ण पल्लव, या इसी को क्या कहते हैं, पिन्ना। कर्ण पल्लव या इसी को क्या कहते हैं, पिन्ना कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि कान का जो बाहरी भाग होता है इसको हम कर्ण पल्लव कहते हैं, कान के बाहरी भाग को क्या कहते हैं, कर्ण पल्लव, कान के बाहरी भाग को कर्ण पल्लव, या इसी को क्या कहते हैं, पिन्ना कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, पिन्ना कहते हैं। अब बात आता है कि कान का जो ये देख रहे हैं सबसे नीचे वाला भाग, जिसमें लोग क्या कहते हैं, पहनते हैं, जिसमें लोग क्या करते हैं, महिला लोग पहनती हैं, ऊपर वाला भाग को क्या कहता है। तो देखिए कान, ये जो आप देख रहे हैं, ये आप कान देख रहे हैं, चलिए देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं कि कान का ऊपरी भाग, ये जो आपको दिख रहा है कान का ऊपरी भाग, जो ये वाला दिख रहा है, ये आप जूम करके देख सकते हैं, आपके पास तो कान है ही, ये देख सकते हैं। तो इसको हम हेलिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, हेलिक्स। तो देखिए कि कान के ऊपरी भाग को हेलिक्स कहते हैं, और ये जो आप देख रहे हैं जिसमें महिला लोग कान छेदा करके पहनती हैं, तो उसको कहा जाता है लेबुला, लोबुले। क्या कहा जाता है, लोबुले। देखिए तो इसमें बाली, यानी कि महिला लोग जो बाली पहनती हैं वो किसमें पहनती हैं, लोबुले में। किसमें, लोबुले में। तो आप देख सकते हैं कि कान के ऊपरी भाग को हेलिक्स कहते हैं, और जबकि कान के निचली भाग को लोबुले कहते हैं। क्या कहते हैं, लोबुले, जिसको बाली कहते हैं। देखिए ऐसा नहीं कि कान का दो ही टाइप है, कान में आप देखते होंगे कि कभी ऐसे मुड़ा हुआ है, कभी ऐसे मुड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे आ रहा है, कभी ऐसे मुड़ा हुआ है। तो ये सब का अलग अलग भाग है, लेकिन हमको जनरली उस सबसे मतलब नहीं है, क्योंकि उससे सवाल नहीं पूछता है। ये किससे सवाल
सवाल पूछता है? सवाल पूछेगा कि कान का जो ऊपरी भाग होता है उसको हेलिक्स कहते हैं, कान का ये जो आप निचली भाग देख रहे हैं इसको हम लोबुले कहते हैं। क्या कहते हैं? लोबुले। तो जिसमें महिला लोग बाली पहनती है वो लोबुले में, कई को तो महिला होती है कि इसमें भी हेलिक्स जो देख रहे हैं इसमें भी छेदा लेती है, इसमें भी पहनती है, इसमें भी क्या करते हैं? पहनती है, जिसको हम हेलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलिक्स। तो देखिए कि कान का ये जो आप भाग आगे की ओर देखेंगे कैसे कैसे जाता है, तो आपको याद रखना है कि कान के बाहरी भाग को हम कर्ण पल्लव यानी कि पिन्ना कहते हैं, और ये हमारे क्या करता है कि सुनने में मदद करता है। दूसरा क्या करता है कि ये बैलेंस बनाता है, पहले के जमाने में बैलेंस बनाता था, अभी के समय में बैलेंस नहीं बनाता है। यदि आप कान के इस बाहरी भाग को काट देंगे ना तो फिर भी आप सुन सकते हैं, क्योंकि इसका काम ही क्या है? या तो चश्मा लगाना, चश्मा अगर यहाँ नहीं लगा तो दूसरा कैटेगरी का चश्मा बनेगा, कान पर लगाने वाला नहीं, दूसरा किस्म का चश्मा बनेगा। तो देखिए यहां से हम क्या करते हैं कि आवाज को रिसीव करते हैं। जैसे देखिए कि ध्वनि क्या होता है कि कोई लोग जो है कि पुकारता है, किसी को पुकारता है, तो यहां से क्या होता है कि आवाज आती है, आवाज आती है, धीरे 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 आवाज क्या करेगा? कानों तक एंट्री करेगा। एंट्री करने के बाद यहां पर जब पहुंचती है तो इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? ईयर कैनाल। ईयर कैनाल। तो देखिए कि जिस रास्ते से ये क्या है? रास्ता है, इस रास्ता से आवाज जाती है, आवाज हमारे कानों तक किस रास्ते से जाती है? एयर कैनाल। किससे जाती है? एयर कैनाल। एयर कैनाल से आवाज जो है कि सबसे पहले कान में प्रवेश करती है, कान में प्रवेश करने के बाद एयर कैनाल, और एयर कैनाल के बाद हमारा जो ये क्या होता है? एयर कैनाल के बाद कहां पहुंचता है? एयर ड्रम के पास पहुंचता है। देखिए मैं यहां पर आपको फिगर बना देता हूं। एयर ड्रम क्या है? एयर ड्रम। ये जो आप देख रहे हैं ना, कटोरा के समान दिख रहा है आपको? कटोरा देखे ना, कटोरा जैसे देखिए ना ऐसे ही रहता है, ये आप कटोरा देख रहे हैं ना, ऐसा ही आपका एयर ड्रम, यानी कि ये उल्टा रहता है, तिरछा, इसको ऐसे उलट दीजिए, इसी को आप इस तरीके से बना लीजिए ना, यही हमारा क्या है? एयर ड्रम है। तो आवाज जैसे ही कोई सुना, आवाज जैसे ही हम सुने तो सबसे पहले कहां आता है? आपका कान में आता है, कान में यानी कि कर्ण पल्लव, कर्ण पल्लव के बाद कर्ण पल्लव, कर्ण पल्लव यानी पिन्ना, पिन्ना के बाद आता है एयर कैनाल, एयर कैनाल के बाद हमारी जो आवाज होती है वो किससे टकराती है? वो टकराती है किससे? एयर ड्रम से। एयर ड्रम जैसे आप ढोलक देखे हैं ना, ढोलक के ही समान होता है, इस पर जाकर के क्या करता है? ये टकराता है, इस पर जाकर के टकराता है, तो वहां क्या करता है कि बजता है, वहां कुछ होता है, वाइब्रेट होता है, आवाज करता है, और आवाज करने के बाद इसी से जुड़ा रहता है, इसी से क्या होता है? जुड़ा रहता है, इसी से जुड़ा रहता है। इसी से क्या जुड़ा रहता है? आप बताइए कि इसी से क्या? तो इसी से हड्डी, 3 हड्डी जुड़ा रहता है, मेलियस इनकस स्टेप्स। हम कान जब पढ़ाए थे, जब हम क्या पढ़ाए थे? स्केलेटन सिस्टम, तब हम आपको बताए थे। और उसके बाद जो है कि फिर इधर ये आ जाता है, और इधर आने के बाद फिर ये कुछ इस शेप में हो जाता है। क्या होता है? इस शेप में, और ये ऐसे ऐसे बनते रहता है। क्या होता है? और उसके बाद ये सिग्नल किसको चला जाता है? ब्रेन को। तो अभी आप समझिए कि सबसे पहले आवाज को हमने रिसीव किया, आवाज को रिसीव करने के बाद एयर कैनाल, एयर कैनाल के बाद एयर ड्रम। ये हमारा कौन सा है? एयर ड्रम। आप लिख लेंगे एयर ड्रम। एयर ड्रम जो होता है ये डमरू के समान होता है, इस पर क्या होता है? वाइब्रेट होता है, और ये क्या करता है कि आगे दे देता है। किसको दे देता है? यानी कि मेलियस इनकस स्टेप। यहां जो आप देख रहे हैं मेलियस इनकस स्टेप, मिस शॉर्ट में हमने बताया था मेलियस क्या है? मेलियस, दूसरा इनकस, मेलियस इनकस, और तीसरा स्टेप्स। क्या है? स्टेप्स है। तो देखिए ये जो होता है ना, यानी कि ड्रम के बाद जो होता है ना कि ये पहुंचाने का काम करता है। क्या करता है? ले जाने ले आने का काम करता है। तो आप बताइए कि किसी ने आपको आवाज लगाया कि अजी सुनते हो, तो आप बताइए कि सबसे पहले आपके कान में यानी कि कर्ण पल्लव में आवाज आई, उसके बाद कहां आ जाता है? एयर कैनाल, एयर कैनाल के बाद एयर ड्रम से टकराता है, और एयर ड्रम क्या करता है कि इसको वाइब्रेट करने के बाद ये क्या करता है कि टकराने के बाद ये क्या करता है कि आगे की ओर भेज देता है। आगे आपका कौन सा है? आगे आपका आ जाता है 3 प्रकार का हड्डी आ जाता है, जिसको हम मेलियस इनकस स्टेप्स। मेलियस इनकस स्टेप जो होता है ना, ये एक्सीलेटर होता है। क्या होता है? एक्सीलेटर। तो देखिए एक्सीलेटर जो होता है ना, ये क्या करता है कि इसको रिसीव कर देता है। किसको रिसीव करता है? एक्सीलेटर में 3 टाइप का हड्डी पाया जाता है, मेलियस इनकस स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप्स। अब बताइए, अब आपका मेलियस इनकस स्टेप ये क्या करता है? सबसे पहले मेलियस के पास पहुंचता है, मेलियस क्या करता है कि इसके पास दे देता है। अब बताइए कि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये क्या करता है कि जैसे देखिए यह एक क्या है? ईंट है, यह क्या है? ईंट है, उसके बाद ये थोड़ा दूरी पर ईंट है, उसके बाद ये थोड़ा दूरी पर ईंट है। देखिए कि इस ईंट को यदि हम इस पर गिराते हैं तो
इसका स्पीड इसकी तुलना में ज्यादा है, इसको इस पर गिराएंगे तो इससे ज्यादा ये स्पीड होगा, और ये जब आगे गिरेगा तो इसका स्पीड बढ़ जाता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बचपन में आप लोग किए होंगे कि ईंट को खड़ा करने के बाद और लास्ट वाले भाग को गिराते थे तो सारा ईंट क्या होता था, आगे जाकर के गिर जाता था। उसी टाइप से आप समझिए कि आवाज एंट्री किया, एयर कनाल, एयर ड्रम, उसके बाद मेलियस, मेलियस क्या दे देता है इनकस के पास, इनकस क्या करता है स्टेप्स को दे देता है, और स्टेप्स क्या करता है ना, ये स्टेप्स के बाद हमारी जो आवाज होती है, ये आवाज यानी कि जो ध्वनि होता है, इस ध्वनि को किसमें सिग्नल में बदल देता है। यहाँ पर एक लिक्विड पाया जाता है, ये जो आप देख रहे हैं रिंग रिंग आपको जो दिख रहा है, यहाँ पर एक लिक्विड पाया जाता है, और वो लिक्विड क्या करता है, इस ध्वनि को सिग्नल में बदल देता है, और सिग्नल में बदल करके किसको दे देता है, ब्रेन को दे देता है। किसको दे देता है, ब्रेन को। तो देखिए हमारा ब्रेन तक पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। आप रिपीट कीजिए, पहले कहां से कहां जाता है, रिपीट कीजिए। समझ में आया तो मैं फिर से इसको, अगर फिगर ये गड़बड़ आपको, अगर फिगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसको मिटा के फिर से बना दूं। चलिए इसको मैं फिर से मिटा करके बनाता हूं, आपको फिर से समझा देते हैं। चलिए ध्यान से देखेंगे। आपने देखा स्किन का भी 7 भाग और कान का भी कितना 7 भाग, लेकिन स्किन के हमने 2 भाग को पढ़ा, इसीलिए कान के भी कितने भाग को पढ़े, 2 भाग। चलिए ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले जो होता है कि कोई भी आवाज देता है, जैसे अजी सुनती हो, जैसे देखिए कि किसी ने आवाज दिया तो आपका सबसे पहले ये कान का ये जो भाग है, सबसे पहले ये, तो ये आपका हमने बताया कि कान के ऊपरी भाग को इसको हेलिक्स कहते हैं। कान के ये निचली भाग जिसमें लोग क्या करते हैं, बाली बांधते हैं महिला लोग, उसको हम लोबुले कहते हैं, लोबुले। उसके बाद देखिए कि आवाज, जैसे ही किसी ने आवाज लगाया तो आवाज लगाया तो आवाज कहां आता है, आवाज आता है इस साइड की ओर। तो देखिए कि ये आवाज है, ये क्या है, आवाज। कानों में इन किया, कहां गया, सबसे पहले कर्ण पल्लव, किसमें, कर्ण पल्लव, जिसको हम पिन्ना कहते हैं। उसके बाद आवाज यहां पहुंचता है, कहां पहुंचता है, यहां। तो इसको हमने कहा है एयर कनाल, एयर कनाल। एयर कनाल के बाद आवाज कहां पहुंचता है, यहां पर हमने बताया कि एक एयर ड्रम होता है। क्या होता है, एयर ड्रम। तो देखिए कि आवाज इस ड्रम से टकराता है, क्या होता है, टकराता है। टकराने के बाद ये कंपन करता है। आप बताइए कि आप ढोलक लेते हैं, क्या लेते हैं, ढोलक। तो ढोलक पर यदि आप क्या करते हैं कि इस पर पीटते हैं, क्या करते हैं, पीटते हैं, तो तभी ना इसमें कंपन होता है, तभी तो आवाज निकलता है। तो ये क्या करता है कि ये आवाज जो है ना कि ध्वनि यहां जाकर के टकराती है, किससे टकराती है, एयर ड्रम से। किससे टकराती है, एयर ड्रम, एयर ड्रम, यानी कि यह एक ढोलक है। इससे टकराने के बाद ये कंपन करता है, और कंपन करने के बाद ये क्या करता है, ये क्या करता है कि इसको ऑक्सीलेट कर देता है। किधर कर देता है, ऑक्सीलेट कर देता है। ऑक्सीलेट करके ये किसको दे देता है, ऑक्सीलेट का मतलब होता है कि आगे बढ़ा देता है। और ऑक्सीलेट में 3 हड्डियां मुख्य भूमिका निभाती है। ऑक्सीलेट में कितने हड्डियां, 3। हमने बताया MIS, क्या है, MIS, मेलियस इंकस स्टेप्स, मेलियस इंकस स्टेप्स। उसके बाद यहां से क्या होता है कि आवाज आगे की ओर बढ़ता है, और आगे जाकर के ये क्या करता है, ये कोकिलिया को दे देता है। किसको, कोकिलिया। कोकिलिया जो होता है ये इस शेप का होता है, किस शेप का, इस शेप का, और उसके बाद ये इस टाइप का बना होता है। ये आपका कोकिलिया है। कौन सा है, कोकिलिया, कोकलिया। और यही कोकलिया क्या करता है, यही कोकलिया ये आवाज यानी कि जो ध्वनि होता है, इसके पास ध्वनि पहुंचता है, और ये कोकलिया क्या करता है कि इस ध्वनि को ब्रेन को दे देता है। किसको दे देता है, ब्रेन। यानी कि इसके बाद हमारा जो ध्वनि होता है ये ब्रेन को दे देता है, किसमें बदल करके, सिग्नल में बदल करके। ब्रेन को सिग्नल में बदल करके दे देता है कौन, कोकलिया। कोकलिया ब्रेन को सिग्नल में बदल करके दे देता है, और ब्रेन हमारा समझ जाता है कि किसी ने हमको आवाज दिया है, किसी ने हमको क्या दिया है, आवाज दिया है। आप फिगर इसका देख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप उस फिगर को देख करके समझिए कि इसमें क्या कहा जा रहा है। जैसे देखिए आप देख रहे हैं कि आवाज आया, उसके बाद देखिए कि एलिमेंट्री कनाल, ये क्या है, एयर कनाल है। उसके बाद देखिए एयर ड्रम है। उसके बाद देखिए कि यहाँ पर आपका जो है कि ऑक्सीलेटर में 3 हड्डियां, मेलियस इनकस स्टेप ऊपर में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए कोक्लिया क्या करता है कि सिग्नल में बदल करके ये ब्रेन को दे देता है। आई होप आप इसके बारे में समझोगे। चलिए नोच को देखते हैं, नाक को। चलिए इसको मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं। अब हम किसके बारे में देखने वाले हैं, नाक, जिसको हम क्या कहते हैं, नोज। आप तो समझ ही रहे हैं कि नाक का काम क्या क्या हो सकता है। नाक सूंघने में मदद करेगा। नाक क्या करेगा, सूंघने में मदद करेगा। तीसरा हम क्या देख रहे हैं, नोज। तीसरा हेडिंग डालेंगे थर्ड में, नोज। क्या कहते हैं, नाक। क्या है,
नाक। देखिए ये जो है ना किसी चीज के बारे में सुन, नाक, नाक जो है सूंघने में मदद करता है। नाक क्या करता है? सूंघने में मदद करता है। नाक का काम क्या है? ये किसी चीज को क्या करता है कि बताता है सूंघ करके कि ये इसका स्वाद कैसा है, इसका स्वाद कैसा है। तो कौन बताता है? नाक। चलिए नाक नहीं, सबसे पहले हम किसके बारे में देख लेते हैं? जीभ को। जीभ छोटा सा है, और नहीं तो नाक ही बता देते हैं। चलिए नाक ही देख लेते हैं। नाक जो है ये क्या करता है कि ये सूंघने का काम करता है। किसका? सूंघने का। खराब है, खट्टा है, मीठा है, ये सूंघ करके कौन बताता है? नाक बताता है। यानी कि बिना उसको टच किए कौन बताता है? ऐसे तो जो है कि सूंघ कर, ऐसे तो जुबान भी जो है कि ये भी बता देता है मीठा है, तीता है कि खट्टा है, लेकिन ये नाक जो है ना कि बिना उसको टच किए बताता है कि वो कैसा है। देखिए आप देख सकते हैं यहां पर मैं एक नाक का फिगर बनाता हूं। किसका? नाक का। देखिए ये आपका नाक है, तो आप देख सकते हैं कि नाक के ये जो आप लीलार देख रहे हैं ना, यहां पर एक हड्डी होता है, यानी कि नाक से जो जुड़ा हुआ भाग, यहां पर आपका आंख बन जाता है। ये आपका आंख है, ये आपका क्या है? आंख है। तो देखिए कि नाक के ये जो ऊपर वाला भाग ये नाक से ही जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? नाक से ही। इसको कहते हैं फ्रंटल साइनस। देखिए नाक से जितने भी चीजें जुड़ी होती है ना उसमें साइनस लगा दीजिए, तो इसको हम कहते हैं फ्रंटल साइनस। फ्रंटल साइनस ये क्या होता है? फ्रंटल साइनस। फ्रंटल साइनस के बाद आप नीचे आइए और यहां पर आप देखेंगे ना तो आपको नाक से जुड़ी चीजें मिलेगी। क्या मिलेगी? नाक से जुड़ी चीजें। तो देखिए इसको क्या कहा जाता है? एस्फेनॉइड साइनस। क्या कहते हैं? एस्फेनॉइड साइनस। तो देखिए कि नाक से ये जुड़ा हुआ चीज है, तो इसका ऊपरी भाग जो होता है यहां पर जो आप देख सकते हैं उसको हम कहते हैं फ्रंटल साइनस, क्योंकि ये फ्रंट पे है। उसके बाद देखिए कि नाक से ये जो जुड़ी हुई चीजें हैं इसको हम कहते हैं एस्फेनॉइड साइनस। क्या कहते हैं? एस्फेनॉइड साइनस। उसके बाद आप देखेंगे कि आंख के नीचे भी होता है, आंख के नीचे दोनों साइड ये भी नाक से जुड़ी होती है, ये भी नाक से जुड़ी होती है, इसीलिए इसको कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है? देखिए यहां आपने देखा, इसको कहा हमने कि फ्रंटल साइनस, उसके बाद एस्फेनॉइड साइनस, उसके बाद इसको कहते हैं एथमॉइड साइनस। एथेनॉइड साइनस ये है। उसके बाद देखिए कि नाक का यहीं पर दो भाग और जुड़ा होता है, दो भाग और जुड़ा होता है, और इसका नाम होता है मैक्सिलरी साइनस। क्या होता है? मैक्सिलरी साइनस। तो देखिए इतनी चीजें आपको याद रखना है नाक में, कि नाक का, आपको तो नाक ये पता ही नहीं चल रहा होगा, लेकिन आप मान लीजिए कि नाक का ये जो यहाँ पर जो दो भाग जुड़ा होता है, जैसे देखिए आपको ऐसे नहीं ना समझ में आ रहा है, जब आपको सर्दी होता है, नाक जब जाम हो जाता है तो आप कहते होंगे कि यहाँ भी दर्द कर रहा है, यहाँ भी दर्द कर रहा है, ये भी दर्द कर रहा है, कहेंगे कि ये जो कनपट्टी है यहाँ भी दर्द कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये नाक से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो नाक से जितनी भी जुड़ी हुई चीजें होती है उसको हम साइनस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनस। तो नाक का ऊपरी भाग इसको हम कहते हैं फ्रंटल साइनस। उसके बाद देखिए कि यहाँ पर जो जुड़ी हुई दो भाग होती है उसको हम क्या कहते हैं? एस्फेनॉइड साइनस। उसके बाद हमारे ये जो आंख के पास दो जुड़ी होती है उसको हम कहते हैं एथमॉइड साइनस। उसके बाद देखिए कि नाक के नीचे यहाँ पर जो दो चीजें जुड़ी होती है इसको हम क्या कहते हैं? मैक्सिलरी साइनस। क्या कहते हैं? मैक्सिलरी साइनस। आप फिगर में देख सकते हैं, आप फिगर में आपको दिख रहा होगा कि कौन कौन सी चीजें हैं? फ्रंटल साइनस, एथमॉइड साइनस, फ्रंटल साइनस, एस्फेनॉइड साइनस, एथमॉइड साइनस, उसके बाद मैक्सिलरी साइनस। है कि नहीं है? तो नाक जो है ना कि किसी चीज को सूंघने में मदद करता है। क्या करता है? किसी चीज को सूंघना है तो कौन सा मदद करेगा? हमारा नाक मदद करेगा। ऐसे तो चखने के लिए हमारा जुबान मदद करता है। तो आप देख सकते हैं कि नाक जो है ना कि किसी चीज को सूंघने में मदद करता है। क्या करता है? सूंघने में मदद करता है। जनरली आप हमको इसमें जो है कि कोई चीज नहीं जानना है, तो नाक जो है कि सूंघने में मदद करता है, इतना आप याद रखेंगे। आई होप आप इसके बारे में समझे होंगे। नाक में जो होता है कि किसी चीज को हम सूंघते हैं तो ये ब्रेन को कैसे पता चलता है कि जो है कि खट्टा महक रहा है, मीठा महक रहा है, तीता महक रहा है। तो देखिए आप जो नाक देख रहे हैं ना, तो नाक के अंदर आप देखेंगे तो इसमें ऑयल फैक्ट्री लोब पाया जाता है। ऑयल फैक्ट्री लोब पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑयल फैक्ट्री क्या पाया जाता है? लोब। इसी को आप कह सकते हैं नर्व्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नर्व्स।
यानी आप कहेंगे कि नाक के अंदर करोड़ों की संख्या में बाल होती है। क्या होती है? करोड़ों की संख्या में नसें होती है। क्या होती है? तो नाक के अंदर जो है ना कि आपके करोड़ों की संख्या में क्या होती है? नस होती है। और वही नस क्या करती है कि वही नस जो है कि उसको सूंघती है और जिसके माध्यम से हमारे ब्रेन तक सूचना देती है कि ये कैसा महक रहा है। यानी कि ऑल्फैक्टरी लोब के अंदर जो है नर्व्स आप कह सकते हैं, इसमें करोड़ों की संख्या में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? करोड़ों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में पाई जाती है। तो आई होप आप इसके बारे में समझे होंगे। नाक मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? आज हमने सेंस ऑर्गन का 3 टाइप देखा। एक हमने स्किन, सबसे पहले त्वचा देखे, उसके बाद हमने क्या देखा? कान, उसके बाद हम क्या देखे? नाक देखे। कल के क्लास में हम आई के बारे में देखेंगे, और किसके बारे में देखेंगे? आई देखेंगे और टंग देखेंगे, जिसको हम जुबान यानी आंख और जीभ के बारे में कल के क्लास में पढ़ेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।